गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का जापान सीरीज के 29वें एपिसोड में। आज हम टोक्यो से एक डे ट्रिप करके माउंट फूजी देखने के लिए जाने वाले हैं। पूरे जापान ट्रिप को अगर देखा तो ये हमारी दूसरी डे ट्रिप होने वाली है। हम 2-3 दिन पहले टोक्यो से डे ट्रिप करके योकोहामा गए थे। वो डे ट्रिप काफी मजेदार थी। हम सुबह के 10-11 बजे टोक्यो से निकले थे और शाम के 5 या 6 बजे वापस शिंजुकू आए थे। पर आज की जो डे ट्रिप है ये हमारी दूसरी डे ट्रिप होने के साथ साथ हमने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। हम आज सुबह के 6 बजे उठे और हम ये डे ट्रिप सुबह के 7 बजे शुरू करने वाले हैं। इसके पीछे एक मेन रीजन है, योकोहामा के कंपैरिजन में अगर आप माउंट फूजी को देखोगे तो माउंट फूजी देखने के जो भी लोकेशंस है वो टोक्यो सिटी सेंटर से काफी दूर पड़ते हैं। योकोहामा शिंजुकू या टोक्यो स्टेशन से सिर्फ एक आधे घंटे की ट्रेन है, पर फूजी 100 किलोमीटर से ऊपर होने की वजह से वहां तक पहुंचने के लिए हमें 2.5 घंटे लग जाते हैं। और फूजी इतना पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकलेंगे तो वहाँ जाने के बाद ओवर क्राउडिंग की वजह से हमें मजा नहीं आएगा। इसीलिए सुबह के 7 बजे हम शिंजुकू स्टेशन की ओर निकल गए हैं। हम आ गए हैं शिंजुकू स्टेशन। अब माउंट फूजी के जो भी व्यू पॉइंट्स है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ट्रेन है, बस है, सबके प्रोज एंड कॉन्स है। हम जाने वाले हैं ट्रेन से। तो अभी स्टेशन एंटर करने के बाद मैंने और आर्यन ने अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज किया। रिचार्ज इसीलिए किया क्योंकि फूजी तक का जो सफर है वो काफी लंबा होने के साथ साथ काफी महंगा भी है। भाई ये जो ट्रेन थी ना, ये जिंदगी की सबसे एडवेंचरस और जिंदगी की सबसे अनकंफर्टेबल ट्रेन जर्नी थी। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। लास्ट शॉट जब मैंने लिया था वो था जब मैं और आर्यन शिंजुकू स्टेशन चलते चलते जा रहे थे। तब 7:20 हो गए थे और ये ट्रेन निकलने वाली थी 7:30 पे। हम जल्दी जल्दी पहुंचे, हमने मेट्रो कार्ड रिचार्ज किया और जब हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे ना तब 7:27 हो गए थे और ट्रेन जस्ट आ गई थी। हम ट्रेन पे चढ़ने वाले थे पर फिर मैंने एक बोर्ड देखा और उसी मोमेंट पे कंडक्टर साहब आए और उन्होंने कहा कि अगर आपको ये ट्रेन बोर्ड करनी है तो आपको स्टैंडर्ड फेयर के साथ साथ एक लिमिटेड एक्सप्रेस सीट रिजर्वेशन टिकट लगता है। ये जो ट्रेन है ये लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन होने की वजह से बोगी नंबर 1 से लास्ट बोगी तक सारे कार्स रिजर्व्ड सीट्स वाले टिकट्स ही बेचते हैं और हमारे पास वो नहीं था। फिर कंडक्टर साहब बोले कि ठीक है आप ट्रेन पे चढ़ सकते हो, ऑल द वे जाओ, बोगी नंबर 1 पे चढ़ो और वहाँ पे आपको पूरा सफर खड़े होके करना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है, कितना ही बुरा होगा। पर जब हम चढ़े और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ थे तब पूरी एरिया थोड़ी सी कंजेस्टेड होने लगी और थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगने लगा। अभी हम फूजी से जो हमारा इंटेंडेड डेस्टिनेशन था वहां से करीब 30 मिनट दूर है अगर हम इसी ट्रेन में बैठेंगे तो। पर ये इतना ज्यादा क्राउडेड होने की वजह से मैंने और आर्यन ने डिसाइड किया कि अभी उतर जाते हैं और इसके आगे जो भी सफर होगा उसमें 20 मिनट एक्स्ट्रा लगने दो, पर हमें बैठ के जाना है। इसीलिए इस स्टेशन यानी ओत्सुकी स्टेशन से हम एक लोकल ट्रेन लेके आगे हमारे एंड डेस्टिनेशन तक जाएंगे। पर इससे क्या सीखने को मिलता है, अगर आपको कभी माउंट फूजी की डे ट्रिप करनी है और ट्रेन से जाना है तो शिंजुकू स्टेशन थोड़ा सा जल्दी पहुंचो। वहाँ पे वेंडिंग मशीन रहेंगे और उन वेंडिंग मशीन के थ्रू या ऑनलाइन एप्स के थ्रू अपने सीट्स रिजर्व करो। इससे आपको पूरा सफर खड़े होके कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। ऑल्सो इवन दो हम ट्रेन के अंदर वहाँ पे खड़े थे, कंडक्टर साहब आए और उन्होंने हमारे सुइका कार्ड उनके छोटे से मशीन पे टैप किए और 1880 येन हमारे सुइका कार्ड से डिडक्ट हुए। ये शिंजुकू है और ये है शिमो योशिदा। ये वो आखिरी स्टेशन है जहाँ पर मुझे और आर्यन को उतरना है और ये छोटी सी पावती उन्होंने हमें दी। अब अगली जो ट्रेन होगी वहाँ पर हमें मोस्टली वापस टैप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रांसफर इंटरनल होगा। तो हम कोई टिकटिंग गेट क्रॉस नहीं करेंगे, स्टेशन के बाहर नहीं पड़ेंगे। इसीलिए अंदर ही अंदर हम बस दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ से ट्रेन लेंगे। ऑल्सो यार फूजी जाने के अलग अलग ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन बस भी होता है। बस इशू ये है कि बस रोड पे चलती है और रोड पे ट्रैफिक कभी कभी बहुत बुरा लगता है एंड इन जनरल ट्रेन के कंपैरिजन में बसेस उतने तेज नहीं जा सकते। इसीलिए अगर आप बस से इस शिमो योशिदा स्टेशन तक जाओगे तो आपको पहुंचने में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो उसके कंपैरिजन में ट्रेन से करीब 1 घंटा बचता है। पर प्राइस की बात की
तो ट्रेन 1000 येन ज्यादा लेते हैं, तो इंडिया के 600 रुपए के आसपास आपको एक्स्ट्रा फेयर देना पड़ेगा फॉर कन्वीनियंस एंड फॉर स्पीड। पर अभी फिलहाल हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और हमारी लोकल ट्रेन का इंतजार करेंगे। लोकल ट्रेन आ रही है 8:50। ये देखो यहाँ पे बोर्ड्स है, फुजी-क्यू रेलवे जो लिखा है, हमें उस लाइन पे ट्रांसफर करना है। ऑल्सो ये जो फुजी-क्यू रेलवे लाइन है, ये पूरी लाइन माउंट फुजी के जो भी फेमस स्पॉट्स है वहाँ पर चलती है। तो माउंट फुजी में एक बहुत फेमस स्ट्रीट है जहाँ से फुजी का बढ़िया व्यू मिलता है। एक कन्वीनियंस स्टोर है जिसके ठीक पीछे फुजी आता है, आपने बहुत इंस्टाग्राम रील्स में देखा होगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स है और फुजी का जो बेस पॉइंट है वहाँ तक ये रेलवे लाइन चलती है। तो फुजी-क्यू रेलवे पर हम ट्रांसफर करेंगे और ट्रेन बोर्ड करेंगे। तो ये ओत्सुकी स्टेशन का एग्जिट है, पर हमें स्टेशन के बाहर एक्चुअली नहीं पड़ना है, स्टेशन के अंदर से ही यहाँ हर जगह बोर्ड्स लिखे हैं। आई एम अज्यूमिंग क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो इससे ऊपर चढ़ के हम जाएंगे। पर उसके पहले कितना 6 मिनट है हमारे पास, इसीलिए दिन की पहली कॉफी ले लेता है। आज सुबह शिंजुकू में इवन दो हम जल्दी उठे थे, ट्रेन इतना जल्दी निकलने की वजह से हमारे पास कॉफी लेने के लिए टाइम नहीं था, इसीलिए हम कॉफी नहीं ले पाए। यहाँ ओत्सुकी स्टेशन पे एक बहुत ही छोटू सा कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ से हम कॉफी लेंगे और फिर ऊपर जाके हमारी लोकल ट्रेन बोर्ड करेंगे। दिन की पहली कॉफी रेडी है। ऑल्सो हम फुजी के जितना पास जा रहा है उतनी ठंडी थोड़ी सी बढ़ रही है। तो इस स्टेशन पे फॉर एग्जांपल शिंजुकू के कंपैरिजन में ऑल्टीट्यूड गेन होने की वजह से और हम एक हायर हाइट पे होने की वजह से ठंडी थोड़ी सी ज्यादा है। ये भी एक वजह है कि मैंने बैग के अंदर हुडी कैरी किया, क्योंकि जिस मोमेंट पे हम फुजी के बहुत पास जाएंगे तब ठंडी और बढ़ने वाली है। तो ये है लोकल ट्रेन। स्टेशन की सराउंडिंग एरिया बहुत ही सुंदर है, हर जगह हरियाली है, बहुत सारे पहाड़ है। अभी हम बस सीट्स ढूंढ रहे हैं। देयर वी गो। Clear. सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने का डिसीजन इतना बढ़िया था। आई एग्री कि उस लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन से हम शिमू योशिदा स्टेशन, यानी जहाँ पर मैं और आर्यन अभी है, 20 मिनट जल्दी पहुँचते। पर जल्दी पहुँचने से बेहतर हमें इस लोकल ट्रेन पे डबल टाइम लगा, पर उसके चक्कर में हम आराम से अपने खुद के पेस पे व्यूज एंजॉय कर पाए। एक तो उस लिमिटेड एक्सप्रेस ट्रेन पे हमारा कोई टिकट ना होने की वजह से हम जहाँ पर बोगी के पास बैठे थे, हमारा व्यू पता है क्या था? एक औरत के पैर और हमारे लेफ्ट साइड में जो इंडियन फैमिली बैठी है उनके नमकीन के पैकेट्स, ये हमारा व्यू था। इसीलिए डबल टाइम लगा, पर स्पेक्टाकुलर। तो ये जो फुजी-क्यू रेलवे है ना, ये फुजी के जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है उनको देखने का सबसे कन्वीनियंट तरीका है। और कन्वीनियंट छोड़ो, कन्वीनियंस से ज्यादा अगर वेदर अच्छा होगा तो आपको एक क्लियर दिन पे पूरे जर्नी में पूरे 40 मिनट के ट्रेन राइड में माउंट फुजी के स्पेक्टाकुलर व्यूज दिखेंगे। और ये व्यूज काफी यूनिक है। अभी हम जिन स्पॉट्स पे जाने वाले हैं वो टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ से बहुत सारे लोग फोटोज खींचते हैं, पर एक मूविंग ट्रेन के थ्रू रेसिडेंशियल एरियाज के थ्रू माउंट फुजी के व्यूज मिलना, ये डेफिनेटली एक यूनिक एक्सपीरियंस है। चलो चलते हैं माउंट फुजी के आसपास के शहरों को एक्सप्लोर करने के लिए। ये है शिमो योशिदा स्टेशन, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे और हमारा मेट्रो कार्ड टैप करेंगे। हियर या थैंक यू। ओके, स्टेशन का एग्जिट काफ़ी छोटा सा स्टेशन है, पर एंट्री और एग्जिट का जो पर्पस है वो सर्व करता है। वॉशरूम भी है, जो अच्छी बात है। निकलते हैं बाहर। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है माउंट फुजी। मैंने जिंदगी में पहले अपने खुद के आंखों से देखा नहीं है। पास से बहुत सुंदर और बहुत मैजेस्टिक दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पहले जापान ट्रिप में जब मैंने सोलो इन जापान का सीजन 1 बनाया था, तब मैंने डे ट्रिप टू माउंट फुजी की थी। पर उस ट्रिप में फर्क ये था कि उस ट्रिप में मैंने टोक्यो से बस लेके कावागुची को तक सफर किया था। अब ये जो कावागुची को है, ये माउंट फुजी के बेस पे आता है और वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से लोग माउंट फुजी चढ़ना चालू करते हैं। तो माउंट फुजी आप एक्चुअली हाइक कर सकते हो समर के महीनों में, बाकी के महीनों में वो बंद रहता है बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। तो जिन महीनों में
माउंट फूजी हाइकिंग करने के लिए ओपन होता है, तो वो हाइक कावागुची-को से स्टार्ट होता है। तो उस पहले फूजी के डे ट्रिप में मैं माउंट फूजी के बेस तक चला गया था, पर मुझे माउंट फूजी दिखाई नहीं दिया था। तो गाइस स्टेशन के जस्ट बाहर बहुत सारे ट्रेडिशनल स्पेशलिटी डिशेस है, उनमें से एक है बेक्ड स्वीट पोटैटो। ये यहाँ जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बाकी तो फ्रूट्स भी मिलते हैं, माचा भी मिलता है, ये सारी चीजें हर जगह मिल जाती है। पर ये जो स्वीट पोटैटो है ये माउंट फूजी के जो इलाके हैं उनमें बहुत फेमस है, और उन्होंने यहाँ पे एक बहुत क्रिएटिव डिश बनाई है, स्वीट पोटैटो एंड स्ट्रॉबेरी। और काफी सस्ता भी है यार, 300 येन एक स्टिक के लिए, मतलब इंडिया के लगभग 150-200 रुपए, जो काफी रीजनेबल रेट्स है, स्पेशली एक ऐसे लोकेशन पे जो इतना टूरिस्ट हैवी है। यूजुअली माउंट फूजी के आसपास या क्योतो में जो ऑरेंज गेट्स है उनके आसपास सारे चीजों के रेट्स डबल होते हैं, इसीलिए आई एम क्वाइट शॉक टू सी दिस। अब टेस्ट कैसा है वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम थिंक नीचे मोची भी है। मोची का मतलब राइस केक, सो राइस केक, स्वीट पोटैटो और स्ट्रॉबेरी, वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स। या ओके, फर्स्ट डिजर्ट ऑफ द डे। इसे डेजर्ट बोलेंगे या सेवरी डिश बोलेंगे? डिजर्ट होगा यार, स्वीट पोटैटो है, मोची है, स्ट्रॉबेरी है। डिफरेंट। फ्रूट इज फ्रेश। काफी अच्छा है। तो यहाँ बेस पे राइस बॉल है, वो जो पतला लेयर है वो आई गेस स्वीट पोटैटो है और ऊपर स्ट्रॉबेरी है। तो इसमें स्वीट पोटैटो का फ्लेवर कम आ रहा है, राइस केक और स्ट्रॉबेरी का ज्यादा आ रहा है, पर ओवरऑल बहुत अच्छा बैलेंस है। कितना फैसिनेटिंग है ये जो पूरा इलाका है, ये एक विलेज है, यहाँ पे लोग रहते हैं, एकदम छोटा सा टाउन है, ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो। और ये बात मुझे ट्रेन पे स्ट्राइक हुई, उस ट्रेन के बोगी में जब हमने अभी दूसरी वाली ट्रेन ली, तो उस लोकल ट्रेन में 99% लोग टूरिस्ट थे, पर 2 लड़कियां चढ़ी और उन्होंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था। फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार लोगों के घर यहाँ पे है, लोगों के स्कूल्स यहाँ पे है, और लोग यहाँ पे एक्चुअली रहते हैं। उनको सोचो ना, मतलब घर से माउंट फूजी का व्यू मिल सकता है, उनके लिए ये सारी चीजें कितनी नॉर्मल है। एंड देन इट ऑल्सो हिट मी कि लाइफ यहाँ पे कितनी ज्यादा स्लो पेस्ड और रिलैक्स्ड है, एटलीस्ट टोक्यो जैसे बड़े शहर के कंपैरिजन में। तो अलग ही लाइफस्टाइल यहाँ पे लोग जीते हैं इस व्यू के साथ। घर के बाहर निकलो, माउंट फूजी। ओके, तो मैं सितंबर 2024 में आया था, एंड तब समर होने की वजह से माउंट फूजी वो स्नो दिख रहा है, वो स्नो बिल्कुल नहीं था। सो ये मेरे लिए भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और पहली बार मैं एक्चुअली एक ऑर्गेनाइज ट्रिप पे आया था। आई मीन ट्रिप सोलो थी, बट माउंट फूजी का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो एक ऑर्गेनाइज ट्रिप थी, एंड आई वेंट क्लोज टू इट, लेकिन स्नो नहीं था। सो ये पूरा एक्सपीरियंस भी एक नया रहेगा मेरे लिए, क्योंकि अलग अलग फोटो स्पॉट्स देखेगा। एंड स्नो कैप्ड, स्नो देखो कितना वाइट है। आर्यन ने मुझे अभी ट्रेन में उसके सितंबर ट्रिप के फूजी फोटोज दिखाए, और ऑनेस्टली स्नो के बिना माउंट फूजी एक मामूली सा पहाड़ ही दिखता है। ऐसा लगता है मेरे घर के पीछे वाली टेकड़ी है या किसी दूसरे रैंडम पहाड़ का फोटो लगाया है। पर हमने फोटोज में और इंटरनेट पे माउंट फूजी को जैसे देखा है, और जिन फोटोज की वजह से माउंट फूजी रिकॉग्नाइजेबल हो जाता है, वो सारे स्नो कैप्ड माउंट फूजी वाले फोटोज होते हैं। इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज मौसम बढ़िया है और हमें स्नो कैप्ड माउंट फूजी देखने को मिला। क्या नजारा है यहाँ पर। एक और चीज, यहाँ पे आजू बाजू में जो भी घर है उनके ये गार्डन्स है जहाँ पर वो खुद का खाना उगाते हैं। यहाँ पर स्वीट पोटैटोज उगाना ये बहुत ज्यादा है, हार्वेस्टिंग बहुत चलता है। तो इन जनरल एक बहुत पीसफुल लाइफ यहाँ पे लोग जीते हैं। ये पहाड़ इतना सुंदर है कि मैं और आर्यन हर 2 मिनट में रुक के इसका फोटो ले रहा है। इस रेट पे हम आज शिंजुकू वापस नहीं जा पाएंगे, पर क्या करें यार, ब्यूटीफुल। ऑल्सो पहले पॉइंट तक जाते वक्त हमें ऑन द वे बहुत अलग अलग चीजें दिख रही है। ये स्पेशली मुझे ट्राई करना है, बेक्ड स्वीट पोटैटो। जब हम बचपन में जापान में रहते थे तब मैंने इसे बहुत खाया है, तो मे बी आते वक्त या पहाड़ के पास जाने के बाद मैं इसे खाना जरूर चाहूंगा। बाकी थोड़े से स्क्यूअर्स है, चिकन के टुकड़े है, लॉबस्टर्स है, सी फूड बहुत ज्यादा है। एप्पल ना ब्रो, जिन लोगों ने इंडिया में फ्रूट्स खरीदे हैं, एप्पल्स खरीदे हैं, उन सारे लोगों ने फूजी एप्पल ये बहुत देखा होगा। तो यहाँ पर आई गेस लोकली उगते हैं, काफी बड़े दिख रहा है, ये भी मैं खाना चाहूंगा। जूसी दिख रहा है, फ्रिज मैग्नेट्स, इनके ट्रेडिशनल चप्पल्स, थोड़े फूजी बैग्स। तो ये जो फ्रूट शॉप है इस पे स्ट्रॉबेरीज भी है, पीच भी है। ये पीच एक्चुअली काफी जूसी दिख रहा है, पर प्राइस की भी अगर बात की तो 1800 येन एक पीच के लिए काफी एक्सपेंसिव है, पर बहुत रेयर फ्रूट है इसीलिए भी हो सकता है। इंडिया में इतने अबंडेंटली पीच नहीं मिलता। और यहाँ पे लिखा है सुबह सुबह उन्होंने उनके फार्म से स्ट्रॉबेरीज और इन सारे फ्रूट्स को पिक किया है, तो एकदम फ्रेश है और इनका कलर बहुत बहुत लाल है। सुमिमासेन, रिंगो 1個お願いします。はい。
तो रिंगो वा तो कितने मोराइमास का किरेमा। हाय आरिगातो गोजाइमासु। एक एप्पल 400 येन का है जो थोड़ा सा महंगा है, पर यहाँ लोकल एप्पल है इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। और हेल्दी खाना है, फ्रूट्स काफी हेल्दी होते हैं तो मुझे वर्थ इट लगा। अब बस खा के देखता है। और साइज की अगर बात की, यूजुअल एप्पल से एटलीस्ट 2 गुना बड़ा है, तो खा के देखता है। मैंने इनको पूछा कि वो एप्पल काट के दे सकता है कि नहीं। आरिगातो गोजाइमाशिता। हाय आरिगातो गोजाइमाशिता। बस खा के देखता है। उन्होंने ऐसे प्लास्टिक के बैग में एप्पल दिया है, तो मैंने लिया है एप्पल, आर्यन ने लिया है स्ट्रॉबेरीज। और यहाँ इस विलेज एरिया के पास में हमें 2 बेंचेस मिले हैं। ठीक सामने माउंट फूजी है, काफी स्पेक्टेकुलर व्यू है। खा के देखता है। गुड, इतना स्वीट नहीं है लेकिन अलग तो है। आई डोंट थिंक मैंने जिंदगी में इतना स्वीट एप्पल खाया है। साइज में बहुत बड़ा है, क्रंची है और बहुत स्वीट है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर शुगर ऐड किया हुआ है, उतना ज्यादा स्वीट है। अब मुझसे ज्यादा एप्पल्स इसे पसंद आते हैं, तो आर्यन हमें इसके थॉट्स देगा। एंजॉय। काफ़ी स्वीट। इंडिया में जो फूजी एप्पल मिलता है उससे काफ़ी सिमिलर है टेस्ट, बट साइज इधर का ऑलमोस्ट डबल है। अब स्ट्रॉबेरी खा के देखता है। अच्छा, साइज में थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट है, कम स्वीट है, पर एक बुरे तरीके में नहीं, एक बेरी तरीके में। बेरी जैसे टेस्ट होनी चाहिए वैसे टेस्ट कर रहा है। तो ये सारे जो स्ट्रॉबेरीज है वो हमने बहुत बार देखे हैं। पहले अगर स्ट्रॉबेरी शब्द बोला तो दिमाग में लाल रंग ही आता है, पर ये व्हाइट कलर की स्ट्रॉबेरी है, ये भी यहाँ की स्पेशलिटी है। ये खा के देखता है। आर्यन बोल रहा है थोड़ी सी ज्यादा स्वीट है नॉर्मल स्ट्रॉबेरी के कंपैरिजन में। मुझे ये इतना पसंद नहीं आया, वो ज्यादा अच्छा है। तो रेगुलर जो सेब होते हैं उनके मुकाबले ये वैरायटी यानी फूजी एप्पल्स, इनकी एसिडिटी बहुत कम होती है और इनका शुगर कंटेंट 18% होता है, जो बाकी के एप्पल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। अगर आप एप्पल के वैरायटीज की रैंकिंग देखोगे तो फूजी एप्पल्स ऊपर के हिस्से में आते हैं। ऑल्सो ये एप्पल्स काटने के बाद बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमने उस दुकान से 5 मिनट पहले ये एप्पल लिया था और ऑलरेडी इसके अंदर का जो हिस्सा है वो येलो होना चालू हुआ है। ये जो सेब है इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, एग्जैजरेट नहीं कर रहा। ये अब तक का सबसे टेस्टी एप्पल है। मुझे यूजुअली एप्पल्स इतने ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे बनानास, मैंगोज, ये सारे फ्रूट ज्यादा पसंद है, बट दिस विल बी रिमेम्बर्ड। हमारा अगला लोकेशन एक पगोड़ा है। ये पगोड़ा माउंट फूजी का एक बहुत सीनिक व्यू स्पॉट है, पर पगोड़ा तक पहुंचने के लिए कोई बसेस नहीं जाते और कोई ट्रेन्स नहीं जाते, इसीलिए ये एक छोटा सा हाइक होगा जो लगभग 20 मिनट होगा। और ऑन द वे हमें बहुत सीनिक नज़ारे दिखने वाले हैं, ऑफ कोर्स माउंट फूजी के और रेसिडेंशियल घरों के भी। तो क्योंकि मुझे जापानीज आती है, मैं जापानीज और चाइनीज के बीच में डिफरेंशिएट कर पाता हूँ। चाइनीज टूरिस्ट में मुझे एक कॉमन पैटर्न हमेशा दिखता है, ये लोग धूप से बहुत डर जाते हैं। धूप दिखते ही छाता खोलते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, सन ग्लासेस डालते हैं। पता नहीं उनको धूप से इतनी नफरत क्यों है। और स्पेशली औरतें, धूप दिख गई छाता बाहर आता है, कॉमन पैटर्न। इवन दो ऑटम सीजन चला गया है, ये जो पेड़ है इसके लीव्स बहुत ही ज्यादा लाल है यार। इसकी पत्तियां देखो हरे रंग की है, ये कितना लाल है, सुंदर दिख रहा है। पर अगली बार हमें जापान ऑटम में आना चाहिए। ये पूरा का पूरा पाथवे और इसके बाजू में जो भी पेड़ है सबके सब ऑरेंज हो जाएंगे। तो अभी मेरे बाजू में एक जापानीज अंकल थे जो अपने बीवी के साथ बात कर रहे थे और वो उनको पूछ रहे थे कि क्या ये ऑटम लीव्स है, और उनको इस पेड़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता थी, इसीलिए वो अपने वाइफ को बोल रहे थे कि हाँ ये मोमी जी है। मोमी जी का मतलब ऑटम लीव्स। और ये जो पेड़ है इसके प्रॉपर्टीज थोड़े से अलग होने की वजह से ऑटम लीव्स का ड्यूरेशन इस पेड़ पे थोड़ा सा ज्यादा होता है। काफी फैसिनेटिंग फैक्ट है, पर इससे ये बात भी कंफर्म होती है कि वो ऑटम लीव्स ही है। पहले मुझे शक आया था कि शायद उसकी पत्ती बाय डिफॉल्ट ही उसी कलर की होती है। हम अभी व्यू पॉइंट तक पहुंचे भी नहीं है और लोग ऑलरेडी थोड़े पागल हो गए हैं। देखो वाह, सुंदर दिखता है। पर अब ऊपर जाके और भी अच्छा दिखेगा। 15 मिनट अभी भी बाकी है पगोड़ा तक पहुंचने तक। अगर आप कभी यहाँ पर आते हो अपने वॉकिंग शूज पहन के जरूर आना, हील्स वील्स पहन के मत आना, क्योंकि चलना काफी ज्यादा है। और ये सिर्फ चलना नहीं है, ये स्टेप्स है, इसीलिए आप अपहिल जा रहे हो और बहुत चल रहे हो तो कोई कंफर्टेबल शूज पहन के आओ, वरना आपकी वाट लग जाएगी। इंक्लाइन भी काफी स्टीप है। इन भाई को इस कुत्ते की फोटो निकालनी है पर वो पोज नहीं कर रहा, उनको ये फोटो चाहिए। कुत्ता बैकग्राउंड में माउंट फूजी, फैन अप, अटेंशन मिल रहा है इसको सारा। तो भाई ये वो पगोड़ा है जो फूजी के व्यूज के लिए इतना ज्यादा फेमस है, पर व्यूज एक्चुअली यहाँ से नहीं दिखते। व्यूज अगर हम एक और स्टोरी ऊपर गए तो दिखते हैं। तो ये जो पाथवे है इसे हम फॉलो करेंगे और ठीक
वहाँ पे जाएंगे। फिर वो आइकॉनिक शॉट आता है जहाँ पर पगोडा और माउंट फूजी दोनों बैकग्राउंड में है। ये देखो, ये वो फेमस स्पॉट है। खुद के आंखों से ये स्पॉट देखना काफी अनरियल है, पर आपको मैं बिहाइंड द सीन्स दिखाना चाहता हूँ। एक क्लियर दिन पे यहाँ पे आने के कॉन्सिक्वेंसेस। टूरिस्ट बहुत जमा होने वाले हैं यहाँ पर। अगर आपको सिर्फ आपका और बैकग्राउंड का शॉट चाहिए, आपको सुबह बहुत जल्दी आना पड़ेगा। जो पहली ट्रेन है 6 बजे निकलती है, वो पकड़ के या एक अर्ली मॉर्निंग बस पकड़ के फिर आपको आना पड़ेगा। या फिर यू कैन जस्ट टेक एथलीट इट एंड रिमूव द पीपल विद मैजिक एडिटर। तू वो करने वाला है? सी कैसे आता है रिजल्ट। हम आ गए हैं नीचे। धीरे धीरे बादल आने चालू हुए हैं। माउंट फूजी का जो व्यू है वो अभी भी दिखाई दे रहा है, पर थोड़े से क्लाउड्स आने की वजह से फुल्ली क्लियर नहीं दिख रहा। यहाँ बेस पे बिल्कुल उस वाले दुकान की तरह थोड़े से फ्रूट शॉप्स हैं जहाँ पर एप्पल, स्ट्रॉबेरी और पीच मिलता है। और यहाँ पर एक फूड वाली टप्पी है जहाँ पर बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं। तो मुझे अभी दिमाग में एक आइडिया आई, रिटायरमेंट के बाद मुझे यहाँ मूव होना काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। जब लाइफ के सारे गोल्स अकॉम्प्लिश हुए हैं, जब बच्चे बड़े हो गए हैं, तब इस विलेज में रहना मेरे लिए परफेक्ट है। मैं एक ऐसे टाइप का बंदा हूँ जिसे पीस और शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिसे अभी मॉडर्न सिटीज़ पसंद आ रहा है, पर फ्यूचर में 60-65 एज के बाद मुझे इस टाइप का पीस चाहिए और एक बहुत ही सिंपल और नॉन लग्जरियस लाइफ जीनी है। तो इस इलाके में कनेक्टिविटी है, पानी आता है, बसेस चलते हैं, नेचर के बीचों बीच होने की वजह से बहुत सारी शांति है। बस जिम की जरूरत होगी। तो अगर फूजी के आसपास ऐसे छोटे छोटे विलेजेस में जिम है या आउटडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी है, तो बस उसकी जरूरत है। मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। सेहत का ध्यान रखना है, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, और मन में शांति चाहिए। तो सोच रहा हूँ, देखता है आगे जाके क्या होगा। जापान में मैं बहुत रेलवे क्रॉसिंग्स पे गया हूँ, पर ये डेफिनेटली उन सब में से सबसे ज्यादा आइकॉनिक है। सामने फूजी का व्यू, आजू बाजू में शांत विलेजेस, ब्यूटीफुल। मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर मैं 40 सालों के बाद यूट्यूब पे अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में वापस आना, क्योंकि मुझे इस एरिया से प्यार हो गया। हाँ, टोक्यो एक बहुत फास्ट पेस सिटी है, काफ़ी कूल लगता है, काफ़ी मॉडर्न लगता है, पर एक पॉइंट के बाद ना लाइफ में एक सिंपल अप्रोच फॉलो करने से मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और ये जो नेबरहुड्स है, ये जो छोटे छोटे घर है, ये कितने सुंदर है। देखो, हर घर में ऐसा बैकयार्ड है, थोड़ी बहुत गाड़ियां है, पतली पतली गलियां जा रही है, और उस साइड पे माउंट फूजी का व्यू मिल रहा है। और क्या चाहिए? सच बता रहा हूँ, एक जिम की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर बीच बीच में ऐसे एम्प्टी प्लॉट्स दिख रहे हैं जहाँ पर आप खुद का घर बना सकते हो, वो प्लॉट खरीदने के बाद ऑफ कोर्स। पर सुंदर सुंदर एरिया है। नेचर तो भाई यहाँ पर लाजवाब है। वहाँ अंदर एक पार्क है, उसके ठीक सामने यहाँ पर एक पॉन्ड है। अभी भी यहाँ पर घर दिखाई दे रहा है। ये पूरी रेसिडेंशियल एरिया है, एक भी ऑफिस नहीं है, तो शांति यहाँ पे सचमुच महसूस होती है। जो भी कमर्शियल जगह होता है ना, जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसेस, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उन जगहों में वो रश सचमुच महसूस होता है, इवन जब आप एज अ टूरिस्ट जाते हो। पर ऐसे इलाकों में आके क्या यार, ये देखो, पब्लिक पार्क, बेंचेस हैं, वहाँ पर एक गजीबो है, ब्यूटीफुल। और ठीक सामने माउंट फूजी का व्यू। जैसे मैंने बोला था, थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं, इसीलिए अब फुल्ली क्लियर व्यू नहीं मिलेगा, पर एटलीस्ट हमें आते आते 2 घंटों के पहले माउंट फूजी की एक अच्छी खासी झलक दिखी। तो शिमो योशिदा स्टेशन के पास में 2 बहुत फेमस स्ट्रीट्स हैं, एक है निशिउरा स्ट्रीट और एक है होंचो स्ट्रीट। अभी हम निशिउरा स्ट्रीट पे आया है, और यहाँ सड़क के ठीक बीचों बीच से माउंट फूजी का कुछ ऐसा व्यू दिखता है। ये अगर मैं वर्टिकल में शूट करूँगा, अगर आप स्क्रीन रोटेट करोगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये वो आइकॉनिक स्ट्रीट है, और होंचो स्ट्रीट इसी के ठीक पैरेलल वो वाला रास्ता है। तो पहले हम ये चेकआउट करेंगे, यहाँ से एक लेफ़्ट टर्न लेंगे और फिर आगे जाके होंचो स्ट्रीट भी देखेंगे। तो गाइज़, ये होंचो स्ट्रीट है, ये दूसरे वाले स्ट्रीट के मुकाबले ज़्यादा पॉपुलर है। और ये स्ट्रीट इतनी पॉपुलर होने की वजह से यहाँ पर हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी लोकल रेसिडेंट्स रहते हैं वो टूरिस्ट से इतने तंग आ गया, क्योंकि हर 2 मिनट टूरिस्ट रास्तों के बीचों बीच जाते हैं, 1000 फोटोज़ खींचते हैं, बहुत सारे रील्स बनाते हैं, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया है जो थोड़ी सी अनलाइक जापान है। जापान में आप किधर भी जाओ आपको कन्वीनियंस स्टोर्स बहुत दिखेंगे, पर इस एरिया में मुझे एक भी कन्वीनियंस स्टोर दिखा नहीं है। फार्मेसी दिखी है,
रेस्टोरेंट्स दिखे हैं, कैफेज दिखे हैं, पर कन्वीनियंस स्टोर नहीं दिखा। कन्वीनियंस स्टोर्स की अगर बात की, इस एरिया में माउंट फूजी के आसपास जो भी विलेजेस है उनमें एक कन्वीनियंस स्टोर बहुत फेमस है। वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो हमें ट्रेन लेके वहां तक जाना पड़ेगा। ये जो कन्वीनियंस स्टोर है ये कुछ महीने पहले न्यूज में भी आया था ओवर टूरिज्म की वजह से। पूरी कहानी वहां पर जाके बताता हूँ। कार और स्टेशन गुड पॉइंट। आर्यन ने अभी अभी बोला टोक्यो के स्टेशंस के कंपैरिजन में ये कितना मासूम सा स्टेशन है। शिंजुकू स्टेशन को इसके बाजू में रखो और साइज डिफरेंस कंपेयर करो। ये मतलब एक ही एंट्रेंस है इसका, एक ही एग्जिट है। पर हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो कन्वीनियंस स्टोर, वो खावागुची को करके एरिया में है। और हमें वहाँ उस स्टेशन तक जाने के लिए जो ट्रेन पकड़नी है, उन ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी हर 50 मिनट में एक है। ये इतनी सेक्लूडेड एरिया होने की वजह से यहाँ पर टोक्यो, शिंजुकू, शिबुया उन ट्रेन्स के कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। और हम काफी लकी हुए क्योंकि अगली ट्रेन 10 मिनट के बाद आ रही है, तो हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगर हम 10-15 मिनट लेट पहुंचते तो अगली ट्रेन आने के लिए हमें इस स्टेशन पे 50 मिनट इंतजार करना पड़ता। तो चलो सुइका कार्ड टैप करते हैं और ट्रेन बोर्ड करते हैं। देखो एक ही प्लेटफॉर्म है, इतना सा स्टेशन है, वहां से शुरू होता है, यहाँ पर एंट्रेंस है और वहां जाके खत्म होता है। पर अच्छी बात यह है यहाँ पर वेंडिंग मशीन्स है, तो पानी वानी कुछ उठाना होगा, कोल्ड ड्रिंक उठाना होगा तो हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। मुझे वैसे एक कॉफी लेनी है, पर लास्ट टाइम वेंडिंग मशीन कॉफीज के साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस आया था, क्योंकि ये जो पैकेज कॉफी होती है इसके अंदर वो चीनी डालता है और वो उसके अंदर चीनी है कि नहीं ये बॉटल के पीछे होता है। और वेंडिंग मशीन पे जो डिस्प्लेड आइटम्स होते हैं उनमें सिर्फ बॉटल का सामने का हिस्सा दिखता है, इसीलिए रिस्क लूं या रिस्क ना लूं। चलो रिस्क ले ही लेते हैं। वेंडिंग मशीन काफी सिंपल होता है, पहले सिक्के डालो, फिर जितना डाला है उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता है, फिर जो चाहिए वो दबाओ और प्रे करो कि इसके अंदर कोई चीनी नहीं है और यहाँ से चिल्लर पैसा निकलता है। चलो ठीक है, देखते हैं। इस ब्रांड की मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, गलती कर दी है। कॉफी से ज्यादा ये मिल्क शेक की तरह टेस्ट कर रहा है। इसके अंदर चीनी डली हुई है, तो इसके बाद प्लीज मुझे सब रिमाइंड करो कॉफी चाहिए वेंडिंग मशीन से कभी मत खरीदना। तो मैं और आर्यन काफी ज्यादा फॉर्चुनेट है कि हम जिस टाइम पे उस पगोड़ा पे पहुंचे, जिस टाइम पे ट्रेन से उतरे, उन सारे मोमेंट्स पे माउंट फूजी क्लियरली विजिबल था। अभी मैं आपको माउंट फूजी की झलक दिखाने वाला हूँ और पिछले 15-20 मिनट में वेदर कंडीशंस बदलने की वजह से माउंट फूजी के ऊपर बादल आ गया। अभी जो लोग उस पगोड़े पे होंगे उनको पूरा पहाड़ अच्छे से नहीं दिखेगा। अभी अगले डेस्टिनेशन पे माउंट फूजी दिखता है या नहीं दिखता है उससे इतना ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमने अच्छे से माउंट फूजी के व्यूज आज एंजॉय कर लिया है। तो काफी लकी दिन गया। हमें एक 1 to 2 आवर की विंडो मिली जहाँ पर फूजी अच्छे से देखने को मिला। पर इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप माउंट फूजी की डे ट्रिप करने के लिए आते हो तो वो बहुत ज्यादा लक पे डिपेंड करता है। और अगर आप शिंजुकू से निकलते वक्त क्लियर वेदर देख के यहाँ पे आते हो तो यहाँ पहुँचने के बाद वेदर कंडीशंस बदल के ऐसा भी हो सकता है कि आपको माउंट फूजी दिखाई नहीं देगा। तो ये सब ऊपर वाले पे है, पूरा का पूरा लक पे डिपेंड करता है। पर हमारी ट्रेन अब वहां से आ रही है, हमें जाना है अगले स्टेशन पे। हम जिस स्टेशन पे उतरे थे वो है ये शिमो योशिदा। अभी हम गेक्कोजी पे हैं और हम आगे इस डायरेक्शन में माउंट फूजी के और पास जाएंगे। और हम ये ट्रेन लेके इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है यानी खावागुची को, वहां पर उतरेंगे। ये देखो काफी पैक ट्रेन है क्योंकि आधे से ज्यादा सारे टूरिस्ट उसी स्टेशन पे उतरते हैं। तो स्वागत है आप सभी का जापान के सबसे फेमस कन्वीनियंस स्टोर से। ये है वो फेमस खावागुची को वाला लॉसन जिसके ठीक पीछे माउंट फूजी का एक बढ़िया व्यू मिलता है। अब इस लॉसन के पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। माउंट फूजी दुनिया भर के सारे फोटोग्राफर्स में एक बहुत फेमस सब्जेक्ट है। फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स को माउंट फूजी शूट करना बहुत ज्यादा पसंद है। पर माउंट फूजी के फोटो स्पॉट्स की अगर बात की तो पिछले कुछ सालों में इस लॉसन को बहुत ज्यादा फेम मिला है। लॉसन के ठीक सामने ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड से एक बहुत बढ़िया व्यू मिलता है जहाँ पर लॉसन और माउंट फूजी दोनों एक फ्रेम में होते हैं। और रात को भी ये जगह बहुत अच्छे से लिट अप होने की वजह से पूरा व्यू बहुत बढ़िया दिखता है। अब ये जो शॉट है ये कहानी बताती है। ये लॉसन जैसे मॉडर्न कन्वीनियंस स्टोर्स और माउंट फूजी जैसे पुराने नेचर लैंडमार्क्स को अच्छे से डिपिक्ट करती है। और इन दोनों चीजों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है
वो अच्छे से डिपिक्ट करती है। पर पिछले कुछ सालों में इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने की वजह से और इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पर आने की वजह से आजू बाजू के जो लोकल बिजनेसेस है और जो रेसिडेंट्स है उनको कई प्रॉब्लम्स आने लगे। काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर एक फोटो के चक्कर में या एक रील बनाने के चक्कर में यहाँ के रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो वो रोड के बीच में आके वहाँ पर ट्राइपॉड सेटअप करके फोटो लेते हैं। गाड़ियां जब आती है तब बीच में खड़े होके फोटोज या वीडियोस लेते हैं। इन सारी चीजों की वजह से आजू बाजू के लोगों को काफी दिक्कत आने लगी और उनमें से एक जगह है ये सामने वाली बिल्डिंग। ये एक डेंटिस्ट का क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सामने अभी गवर्नमेंट ने एक बैरिकेड लगाया है, पर ये बैरिकेड लगाने के पहले टूरिस्ट क्लिनिक के दरवाजे को ब्लॉक करते थे और वहां से अपने सारे शॉट्स लेने की कोशिश करते थे। इसकी वजह से इस क्लिनिक का बिजनेस काफी ज्यादा हर्ट हुआ और यहाँ पर जो लोग ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, शोर मचाने की वजह से, बहुत केओस होने की वजह से वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट होता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफी सारे मेजर्स लिए हैं, जैसे बैरिकेड्स लगाना, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स का होना, सिक्योरिटी गार्ड्स असाइन करना, ताकि टूरिस्ट इतने ज्यादा मिसबिहेव नहीं करते। पर सबसे रीसेंट अपडेट यह है कि आने वाले कुछ हफ्तों में जापानीज गवर्नमेंट यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार लगाने वाली है, जिससे लॉसन और इसके पीछे का माउंट फूजी का व्यू ब्लॉकआउट हो जाएगा और टूरिस्ट यहाँ से कोई फोटोज खींच नहीं पाएंगे। और ये जो दीवार है ये आने वाले कुछ हफ्तों में लगने वाली है। इसीलिए मैं और आर्यन इन अ वे थोड़े से लकी थे कि हमें आखिरी कुछ हफ्तों में और आखिरी कुछ दिनों में माउंट फूजी और लॉसन का एक आइकॉनिक व्यू मिल पाया। अभी शिंजुकू वापस जाने के लिए मैं और आर्यन बस से जाने वाले हैं, जस्ट बिकॉज इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर रेल से जाना होगा हमें ओत्सुकी स्टेशन तक पहले जाके वहां से आगे शिंजुकू जाना पड़ता, पर बस अगले 5 मिनट में है। फ्रीक्वेंसी भी काफी डिसेंट है, तो हम बस से ही जाएंगे। अलग अलग बसेस यहाँ पर सामने हैं और इन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर्स भी लिखा है। ये नंबर 7 है, पर वो भी है, बस मिलेगी कि नहीं इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। ये जो 3 नंबर वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शिंजुकू जाने वाली बस आने वाली है और भीड़ आप देख ही सकते हो। ये सारे टूरिस्ट अपने बड़े बड़े बैकपैक के साथ यहाँ पर रुके हैं, इसीलिए मिलेगी कि नहीं वो अभी तक अनसर्टन है। नहीं मिली तो ट्रेन लेके शायद जाना पड़ेगा या अगले बस का इंतजार करना पड़ेगा। तो 12:50 वाली बस तो मिस हो जाएगी, पर हर 10 मिनट में बस होने की वजह से हम 1 बजे या 1:10 की बस भी ले सकते हैं। तो यहाँ एक काफी लंबी क्यू है जहाँ पर डिस्प्लेज पे कौन से बस में कितने सीट्स खाली है, कितने बुक्ड है, इस सब का इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसके मदद से भी डिसाइड कर सकते हो और फिर जब हमारी बारी आएगी हम यहाँ पे टिकट खरीदेंगे। तो फैसिनेटिंग चीज़ ये है, इवन दो अभी 1 बजने वाले हैं, लोगों ने शाम के जो भी बसेस हैं उनके टिकट्स ऑलरेडी खरीद लिया है और वो सारे ऑलरेडी फुल दिखा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने ट्रिप अच्छे से प्लान किया कि वो सुबह फूजी आएंगे, पूरा दिन यहाँ बिताएंगे और शाम को वापस जाएंगे। और उनको ये रिस्क नहीं लेनी है कि शाम को पहले से सब कुछ बुक आउट हो गया तो उन्हें रात यहाँ पर बितानी पड़ेगी। इस विलेज एरिया में होटल्स भी बहुत कम है और जो है वो डिमांड सप्लाई की वजह से बहुत एक्सपेंसिव है। जहाँ पर भी रेड कलर है सारे फुल है। किप्पो आरिमासु का? どこまでですか？ शिंजुकू駅。新宿電車二人です。バスで行きたいです。バス使えないです。あ、そうですか。現金クレジットカード。はいわかりました2番どうぞ。 गाइस टिकट मिल गया है, 2200 येन का पड़ा। हमारी बस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। 5C ありがとうございました。बस की लेग रूम काफी डिसेंट है, पर फनी चीज देखो, उल्टी करने के लिए बैग। तो शिंजुकू वापस आ गया। पूरी बस जर्नी बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग थी। आर्यन कुछ मोमेंट्स के लिए सो गया था, मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा था, काफी रिलैक्सिंग था। अभी हम जा रहे हैं जिम। क्या कॉफी? हम दोनों को बहुत नींद आ रही है, कॉफी से मदद मिलेगी। ये देखो, गुड टाइमिंग। The yawn came at the right time. 3:01। कट ऑफ इज 2। बहुत नींद आ रही है 3 बजे के स्टैंडर्ड्स के लिए। शायद माउंट फूजी के विड्रॉवल सिम्टम्स में अभी आ रहा है। ये एक साइन है कि हमें उसी विलेज में मूव करना चाहिए। टोक्यो आते आते हमारे यॉन्स चालू हो गए। ये उनमें से एक दिन है जहाँ पर ट्रेनिंग करने का कोई मन नहीं कर रहा, रूम में जाके सोने का मन कर रहा है, पर वी डू इट। लगता है उनकी जापान ट्रिप खत्म हो गई है। गुड बाय पीपल, लूजर्स। तो हम जिम पहुंच गए हैं, अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और एक सवाल अभी भी क्वेश्चन में है, क्या जिम सुबह के कंपैरिजन में ज़्यादा क्राउडेड होगा या कम क्राउडेड होगा? इंडिया में
इस टाइम पे जिम कोई नहीं जाता। दोपहर के जो भी आवर्स होते हैं, लंच टाइम के बाद और शाम के टाइम के पहले, वहाँ पर जिम्स हमेशा खाली होते हैं क्योंकि लोग बड़ा हैवी लंच करने के बाद मस्त सो जाते हैं। जापान में मैं इस टाइम पे जिम कभी नहीं गया हूँ। मैं सुबह ट्रेन करने के लिए गया हूँ और रात को गया हूँ, और इन दोनों आवर्स पे पीक टाइमिंग होती है, इसीलिए जिम हमेशा क्राउडेड होती है। पहली बार ऐसा होगा कि हमें दोपहर में थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है। लेट्स फाइंड आउट। वैसे सुबह के कंपैरिजन में पार्क थोड़ी सी ज्यादा क्राउडेड लग रही है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, काफी एक्टिव लग रहा है, जो हमारे लिए एक अच्छी साइन नहीं है। अब बस देखना है कि जिम के अंदर सीन सेम है कि नहीं। ट्रेनिंग सेशन मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा गया। जिम में भीड़ की अगर बात की, सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा लोग थे और यंग क्राउड बहुत ज्यादा था। आई एम अज्यूमिंग उनका स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद वो ट्रेन करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए इस टाइम पे जिम आते हैं। वर्कआउट शुरू होने के पहले एनर्जी लेवल्स थोड़े से लो थे। मुझे और आर्यन को दोनों को बहुत नींद आ रही थी, पर ओवरऑल वर्कआउट करने में मजा आया और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वर्कआउट के बाद मैं और आर्यन उस फैमिली मार्ट में गए और हमने पोस्ट वर्कआउट मील उठाया। 2 चीजें उठाई क्योंकि सुबह उस सेब के अलावा कुछ खाया नहीं है। यहाँ पर एक चिकन राइस बेंतो है और यहाँ पर एक चिकन एंड एग सैंडविच। और आर्यन वॉलनट पन और स्ट्रॉबेरी मिल्क। दिखने में काफी बढ़िया दिखता है, और फैमिली मार्ट्स में, 7-Elevens में, इन जनरल कन्वीनियंस स्टोर्स में ये लोग ऐसे मील्स को हीट करके भी देते हैं, तो एकदम गर्मा गर्म खाना मिलता है। कबूतर को इस बढ़िया चिकन राइस मील का स्मेल आ गया, इसीलिए वो हमारा खाना चुराने के लिए यहाँ पर आ गया। इस एक कबूतर को पता नहीं क्या हो गया, पर तीसरे बार अब मेरे पास आ रहा है और वो बहुत स्लोली आता है कि मे बी मैं इस बार उसको अलाउ करूंगा। मेरा प्रोटीन सिर्फ मेरे अंदर जाएगा और किसी के पास नहीं। इतना ओबीडियंटली आता है। वापस शिबुया जा रहे हैं बस के साथ। स्वागत है आप सभी का एक और बार शिबुया में। तो हम शिबुया एक मेन रीजन की वजह से आया है। कल आर्यन के मम्मी का बर्थडे था और आर्यन उनके मम्मी को ओनित्सुका टाइगर नाम के जो जूते हैं वो खरीद के देने वाला है। यहाँ पर शिबुया में ओनित्सुका टाइगर का एक बहुत बड़ा आउटलेट है जहाँ पर यूजुअली स्टॉक अवेलेबल होता है। अब मैं शूज़ कल्चर में इतना ज़्यादा नहीं हूँ, मुझे लग्जरी आइटम्स शॉप करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मैं एक दोस्त के लिए परसों ओनित्सुका टाइगर लेने के लिए गया था और मैं सबसे पहले गिंजा वाले ब्रांच पे गया था। गिंजा वाली ब्रांच ओनित्सुका टाइगर का फ्लैगशिप आउटलेट होने की वजह से वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उनके पास मेरे दोस्त को जो शू चाहिए था वो साइज में अवेलेबल ही नहीं था। तो उन्होंने स्टॉक चेक किया, उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है, आप 40 घंटों में या 50 घंटों में वापस आ जाओ, 2-3 दिनों के बाद शायद स्टॉक वापस आ जाएगा। फिर कल मैं और आर्यन इस शिबुया वाले ब्रांच में आए थे और यहाँ पर उन्होंने मेरा फोन देखा, वो जो शूज का फोटो था वो देखा और इंस्टेंटली बोला हाँ सर प्लीज यहाँ पे रुक जाइए, हमारे पास स्टॉक है और हम जूते लेके आ रहे हैं, आप खरीद सकते हो। फिर मैंने दोस्त के लिए वो जूते खरीदे। फिर मैं और आर्यन इसके बारे में बात कर रहे थे। लोग जब यूजुअली गिंजा जाते हैं तो वो शॉपिंग करने के माइंडसेट से जाते हैं। गिंजा टोक्यो में एक बहुत फेमस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए गिंजा की दुकान में स्टॉक ना होना ये जाहिर सी बात है। शिबुया जब लोग आते हैं तो शिबुया क्रॉसिंग, अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये सब देखने के लिए शिबुया आता है, शॉपिंग करने के लिए नहीं। इसीलिए अगर आपको ओनित्सुका टाइगर के जूते खरीदने हैं, आई वुड सजेस्ट कि पहले शिबुया आओ, यहाँ पर चेक करो। अगर यहाँ पर स्टॉक नहीं है तो टोक्यो में जो दूसरे ब्रांचेस है वहाँ पर एक बार चेक करो। पर गिंजा वाले दुकान में अगर आप जाओगे, हाँ वो फेमस ओनित्सुका टाइगर है, पर वहाँ पर आपको जो चाहिए वो ना मिलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। तो जापान में डाइसो करके एक बहुत फेमस चेन है। डाइसो बेसिकली एक 100 येन शॉप है। जापान आने के पहले मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि जब मैं जापान आऊँगा तो टिफिन्स खरीदूंगा, क्योंकि घर जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे मील्स ऑन पॉइंट रहे। चाहे मैं आर्यन के घर गया हूँ, चाहे मैं कैफ़े में गया हूँ, चाहे मैं रिश्तेदारों के घर गया हूँ। और डाइसो में टिफ़िन बॉक्सेस बहुत सस्ते मिलते हैं, पर उनकी क्वालिटी ठीक ठाक होती है क्योंकि वो थोड़े सस्ते होते हैं। सस्ते की बात की तो वो एग्जैक्टली 200 येन के लिए होते हैं। यहाँ मूजी में प्राइस सेम है, यानी इंडिया के 120 रुपये, और क्वालिटी एक नंबर है। इसीलिए
मैं यहाँ से 5 टिफ़िन बॉक्सेस उठाने वाला हूँ ताकि मैं दिन में 5 इवनली स्पेस्ड आउट प्रोटीन मील्स कंज्यूम कर सकता हूँ। लेट्स गो। ब्रदर वन थिंग, एक सेट के अंदर 2 डब्बे है, तो 3 डब्बे हैं। 2 या 3 डब्बे है, हाँ 3 है। ये तो और भी सस्ता हो गया। अगर 200 येन में 2-3 डब्बे मिल रहा है तो फिर 2 ही लेने पड़ेंगे। वेरी नाइस। तो मेरे टिफ़िन बॉक्सेस ले लिया है। यहाँ पर मूजी पे पूरी की पूरी सेल्फ चेकआउट सिस्टम चलती है, तो इन लोगों को कस्टमर्स पे और जापानीज़ रेस्टोरेंट्स पे इतना भरोसा है कि कोई नहीं, आप यहाँ से बाहर भी जा सकते हो, पर लोग वैसे जनरली करते नहीं हैं। सब खुद सेल्फ चेकआउट करके पेमेंट करके रिसीट कलेक्ट करके फिर बाहर निकलते हैं। पर पूरा अनमैन्ड स्टोरी है, सेल्फ चेकआउट करके बाहर निकलो। अभी आते हैं एक्साइटिंग टॉपिक पे। आर्यन, हम कहाँ जा रहे हैं? पार्को में क्या है? पोकेमॉन सेंटर। पोकेमॉन सेंटर में क्या है? पोकेमॉन था। और उसके अंदर क्या है? खुशी। तो मैंने ये बात एक पिछले व्लॉग में भी किया। मैंने तब कहा था कि जब मैं अगली बार पोकेमॉन सेंटर जाऊंगा तो बचपन में मैं जब डायमंड एंड पर्ल खेलता था तो मेरी जो सिनो की टीम ऑफ 6 थी, उन सब के सॉफ्ट टॉयज मैं कलेक्ट करके बस बचपना वापस लाने के लिए लाऊंगा। अभी हम उसी पोकेमॉन स्टोर में जा रहे हैं जहाँ पर मैं 2 साल पहले आया था। देखते हैं उनके पास सारे उन पोकेमॉन के सॉफ्ट टॉयज है कि नहीं, वरना फिगरीन्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। वो छोटे छोटे मिलते हैं ना। तू कुछ लेने वाला है वहाँ से स्पेसिफिक? लेट्स सी, जाके देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन था, क्योंकि मैं पिछली बार थोड़े स्टफ टॉयज लेके आया था। इट्स लाइक मैं हर एक पोकेमॉन सेंटर में गया, एक उठा के आ रहा था। तो ये करंटली पोकेमॉन गेम का बेस्ट पोकेमॉन है। इसका नाम इन्सिनरोर है, और जब मैंने सन एंड मून खेला था तब इसका बेस फॉर्म लिटिन, वो मेरा पहला स्टार्टर है। लिटिन, टोराकैट, इन्सिनरोर। ये भी हमारे जैसे फ्रंट डबल बाइसेप मारता है, बॉडी बिल्डर है। स्टैंड्स देखो इसका, डोमिनेंस, फ्रंट रिलैक्स राइट नाउ। यहाँ पर जो भी स्टार्टर्स हैं उनके स्टफ टॉयज अच्छे से अरेंज्ड है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है। यहाँ पर चिमचार तो दिख गया, और अगर मुझे टीम बनानी है, मुझे सबसे मैक्स्ड आउट वेरिएशन चाहिए, तो मैं अभी इन्फर्नेप ढूंढ रहा हूँ। वो मिलेगा तो मिलेगा। देयर वी गो, इन्फर्नेप दिख गया है। आर्यन प्लीज उठा ले मेरे लिए। इन्फर्नेप दिख गया है, तो टीम का पहला मेंबर यहाँ पे रेडी है। ये पूरा सेक्शन सिनो लग रहा है। ये देखो लुकारियो, लक्सरे भी दिख गया, स्टारैप्टर भी दिख गया। सो फार सो गुड। तो सैड चीज है, टीम के 5 मेंबर्स मिल गए हैं पर 6th मेंबर नहीं मिल रहा, और 6th मेंबर मिलना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 6th मेंबर है गार्चॉम्प, और गार्चॉम्प बहुत पॉपुलर है, फैन फेवरेट है, इसीलिए शायद आउट ऑफ स्टॉक चला गया होगा। वहाँ पीछे एम्पोलियन दिख रहा था, इन्फर्नेप दिख रहा था, पर टॉर्टेरा नहीं दिख रहा था। फिर मैंने आर्यन को पूछा कि टॉर्टेरा क्यों नहीं है। उसने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, टोक्यो में जो भी पोकेमॉन सेंटर्स है, अलग अलग पोकेमॉन अलग अलग पोकेमॉन सेंटर्स में होते हैं। इसीलिए अगर आपको अपना कलेक्शन कंप्लीट करना है, आपको टॉर्टेरा हंट करना पड़ेगा। तो इन रियल लाइफ यू डू हैव टू हंट देम एंड कैच देम ऑल। ऑल्सो अगर आप पोकेमॉन ट्रेडिंग कार्ड्स, इसका जो गेम है, ये खेलते हो, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर एनर्जी पैक्स आते हैं, EX कार्ड के पैक्स आते हैं। ये मेटाग्रोस है, तो मेटाग्रोस का EX पैक यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो मैं आपको इन पोकेमॉन सेंटर्स के बारे में एक बहुत फनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। आपको लगता होगा पोकेमॉन सेंटर मतलब बच्चों के लिए एक जगह है। आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो एज मे बी 5 to 10 के बीच में होंगे। नो, एवरेज एज सारे मर्द होते हैं हमारे जैसे, 20 to 30 के बीच में सारे लोग यहाँ पे होते हैं। और वो देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे होप मिलता है कि बचपना मर्दों के अंदर किधर तो है, और ऐसे स्टोर्स उस बचपने के लिए एक आउटलेट होते हैं और उसे एस्केप करने देते हैं। मैं और आर्यन ट्रेन फैन से लेके अब कन्वर्ट हो गए, और हम थोड़े से बूढ़े बन गए। हमें स्टेशन का रश, पीक ऑफिस आवर्स का ट्रैफिक, उससे अच्छा ये पसंद आ रहा है, बस के बैक सीट में आराम से बैठो और 10 मिनट में होटल पहुंचो। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। अभी मैं ये प्रोबायोटिक ड्रिंक पी रहा हूँ ताकि पेट में जो भी खाया है वो ज्यादा पेट को डैमेज ना करे। गुड नाइट। ओ यासुमी।